गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। आपको नोटिफिकेशन मिल ही गया होगा और आपने अपना कोर्स भी देख लिया होगा। तो आइए आज हम एग्ज़ाम के लिए रिवीजन कर लेते हैं। हमारा पहला पार्ट है कविता आज तिरंगा फहराता है। बच्चों, इस कविता में कवि आज़ादी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि आज हमारे भारत का तिरंगा शान से फहरा रहा है। हम जिस आज़ादी की छाया में जीवन का सुख ले रहे हैं, वह सुख हमें कई वीर शहीदों के बलिदान के बाद हासिल हुआ है। अतः हमें इस आज़ादी रूपी तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। हमारा यह शान से लहराता हुआ तिरंगा हमारी आज़ादी का प्रतीक है। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए लाखों वीरों ने कई वर्षों तक संघर्ष किया, अपने प्राणों का बलिदान दिया, तब जाकर यह आज़ादी हमें मिली है। तो बच्चों, इस कविता में कवि सजीवन मयंक जी हमें अपनी आज़ादी का महत्व बता रहे हैं। वे कहते हैं कि आज हमारे भारत देश का तिरंगा बहुत ही शान से फहरा रहा है। आज जिस आज़ादी की हवा में हम सांस ले रहे हैं, वह आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। उस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे कई महान वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। एक लंबे संघर्ष के बाद यह आज़ादी हमें प्राप्त हुई है। यह शान से लहराता हुआ तिरंगा हमारी आज़ादी का प्रतीक है। इसलिए हमें इस तिरंगे का और अपनी आज़ादी का सम्मान करना चाहिए। अंग्रेज़ों की नीति के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि अंग्रेज़ हमारे देश में व्यापार के लिए आए थे, परंतु उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाकर भारतीयों को आपस में ही लड़वा दिया। उन्होंने भारतीयों को अपना गुलाम बना लिया, परंतु हमारे वीर शहीदों के बलिदान के कारण हमें अपनी आज़ादी पुनः प्राप्त हुई। हमारा देश गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का प्यारा देश है, जिसने पूरे विश्व को जियो और जीने दो का संदेश दिया था। आज पूरे विश्व में हमारे वीर शहीदों का यशगान हो रहा है। हम वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरे विश्व को देते हैं। तो बच्चों, कवि क्या कहते हैं? अंग्रेज़ों की नीति के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि अंग्रेज़ हमारे देश में सबसे पहले व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, परंतु वे आकर यहीं बस गए। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और इस नीति के कारण हम भारतीयों को आपस में ही लड़वा दिया। आपस में लड़ने के कारण भारतीय कमज़ोर हो गए और अंग्रेज़ों ने उन्हें अपना गुलाम बना लिया। लेकिन हमारे वीर शहीदों के बलिदान और संघर्ष के कारण हमें अपनी आज़ादी पुनः प्राप्त हुई। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों का यह प्यारा देश है। उनके बलिदान के कारण और उनके जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के कारण आज हम आज़ाद हैं। हमारे भारत देश ने ही पूरे विश्व को जियो और जीने दो का संदेश दिया। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देते हुए पूरे विश्व को हम अपना परिवार मानते हैं। हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं तथा
हिंसा के आगे अपना शीश नहीं झुकाते हैं। भारत पूरे विश्व को शांति का संदेश देता है। अपने महान वीरों के बलिदान को याद रखते हुए हमें अपनी आज़ादी और अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। पार्ट 2, 3 सवाल कहानी, जो कि एक रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई है। बच्चों, 3 सवाल कहानी हमें विशेष रूप से वर्तमान समय का महत्व समझाती है। यह कहानी मुख्यतः एक राजा के इर्द गिर्द घूमती है, जो बहुत ही नेक, समझदार तथा अपनी धुन का पक्का था। उसके मन में 3 सवाल अक्सर उठा करते थे। ये 3 सवाल थे। पहला, किसी काम को करने का सही समय कौन सा है? दूसरा सवाल, किसकी बात सुननी चाहिए, अर्थात परामर्श के लिए सही व्यक्ति कौन है? और तीसरा सवाल था, सबसे ज़रूरी काम कौन सा है? इन सवालों के जवाब पाने के लिए उस राजा ने बहुत कोशिश की। राज्य में ऐलान करवाया कि जो भी उसके इन 3 सवालों के सही जवाब देगा, उसे पुरस्कार दिया जाएगा। उसकी सभा में दूर दूर से लोग आए और उसके सवालों के अलग अलग जवाब दिए, पर राजा किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। अपने सवालों के जवाब पाने की आशा से वह जंगल में एक साधु के पास गया। साधु उस समय अपनी झोपड़ी के सामने की ज़मीन खोद रहे थे। वे क्यारियां बना रहे थे। उन्होंने राजा के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। तो बच्चों, 3 सवाल कहानी हमें वर्तमान समय का महत्व समझाती है और समझाती है कि वर्तमान समय में जो भी कार्य, जो भी व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित है, वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस कहानी का मुख्य पात्र एक राजा है। उसके इर्द गिर्द ही ये कहानी घूमती है। राजा बहुत ही नेक, समझदार और अपनी धुन का पक्का था। जो काम उसके मन में एक बार आ जाता, वह उसे पूरा करके ही रहता था। परंतु उसके मन में 3 सवाल अक्सर उठा करते थे। ये 3 सवाल थे। पहला सवाल था, किसी काम को करने का सही समय कौन सा है, मतलब किस समय कोई भी कार्य किया जाना चाहिए। किसकी बात सुनना चाहिए, अर्थात परामर्श के लिए सही व्यक्ति कौन है, किसकी सलाह हमें मान लेनी चाहिए। और तीसरा सवाल था, सबसे ज़रूरी काम कौन सा है। राजा ने बहुत कोशिश की इन सवालों के जवाब पाने के लिए। उसने अपने राज्य में ऐलान भी करवाया कि जो भी इन सवालों के जवाब देगा, सही जवाब देगा, उसे पुरस्कार दिया जाएगा। राजा के इस ऐलान के बाद उसकी सभा में दूर दूर से लोग आए और उसके सवालों के अलग अलग जवाब दिए, पर राजा किसी का भी जवाब सुनकर संतुष्ट नहीं हुआ। फिर सभा में ही उसे पता चला कि पास के जंगल में एक साधु रहते हैं, जो बहुत ही ज्ञानी है और सभी की जिज्ञासाएं शांत करते हैं। वह जंगल में वेश बदलकर उस साधु के पास गया। साधु उस समय अपनी झोपड़ी के सामने की ज़मीन खोद रहे थे। वे पौधे लगाने के लिए क्यारियां बना रहे थे। राजा के सवाल सुनकर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ज़मीन खोदते रहे। कुछ देर इंतज़ार में राजा वहीं खड़ा रहा। फिर उसने साधु के हाथ से कुदाल ले ली और ज़मीन खोदने लगा। ज़मीन खोदते खोदते शाम हो गई, पर साधु ने राजा के सवालों के जवाब नहीं दिए। राजा फिर साधु के पास गया और अपने सवालों के जवाब मांगने लगा।
राजा साधु से विनती कर रहा था, इतने में ही एक खून से लथपथ घायल व्यक्ति दौड़ता हुआ वहां आया और राजा के पास आकर बेहोश होकर गिर गया। राजा और साधु ने उसकी मरहम पट्टी की, उसे औषधि दी। अगले दिन सुबह होश में आने पर वह घायल राजा से माफ़ी मांगने लगा। उसने राजा को बताया कि वह राजा की हत्या करने के उद्देश्य से वहाँ आया था। साधु को ज़मीन खोदते खोदते देख राजा ने साधु के हाथ से कुदाल ले ली और ज़मीन खोदने में उनकी सहायता की। पर राजा को ज़मीन खोदते खोदते क्यारियाँ बनाते हुए शाम हो गई, लेकिन फिर भी साधु ने राजा के सवालों के जवाब नहीं दिए। राजा फिर साधु के पास गया और उनसे अपने सवालों के जवाब मांगने लगा। राजा साधु से अपने जवाब देने की विनती कर ही रहा था कि इतने में ही एक खून से लथपथ व्यक्ति दौड़ता हुआ वहां आया और राजा के पास आकर बेहोश हो गया। राजा और साधु ने उस व्यक्ति को आराम से लेटाया, उसकी मरहम पट्टी की, उसे औषधि दी और वह व्यक्ति आराम से सो गया। अगले दिन सुबह होश में आने पर वह घायल व्यक्ति राजा से माफ़ी मांगने लगा। उसने राजा को बताया कि वह राजा की हत्या करने के उद्देश्य से वहाँ आया था। वह राजा को अपना शत्रु मानता था, क्योंकि राजा ने उसके भाई को फांसी की सज़ा सुनाई थी। परंतु राजा के अंगरक्षकों ने उसे देख लिया और उस पर हमला किया, लेकिन राजा ने उसकी जान बचाई। अब वह क्षमा मांगना चाहता है और राजा का सेवक बनकर रहना चाहता है। पूरी बात सुनकर राजा ने उस घायल को क्षमा कर दिया। तो वह घायल व्यक्ति राजा को अपना शत्रु मानता था, क्योंकि राजा ने उसके भाई को फांसी की सज़ा सुनाई थी और उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली थी। इसलिए वह राजा की हत्या करने के उद्देश्य से वहाँ आया था। परंतु राजा के अंगरक्षकों ने उस व्यक्ति को देख लिया और उस पर हमला किया। लेकिन जब वह दौड़ता हुआ राजा के पास गया, घायल अवस्था में वहाँ गिर गया, तब राजा ने उसकी सहायता की और उसकी जान बचाई। इसलिए अब उस घायल व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो गया और वह क्षमा मांगकर राजा का सेवक बनकर रहना चाहता था। जब राजा ने उसका ये पूरी घटना सुनी, पूरा वृत्तांत सुना, तो राजा ने उस घायल व्यक्ति को क्षमा कर दिया। इस पूरी घटना के बाद राजा फिर साधु से अपने सवालों के जवाब मांगने लगा। तब साधु ने राजा से कहा कि अब तो आपको अपने सवालों के जवाब मिल ही गए होंगे। राजा को कुछ समझ में नहीं आया। राजा को दुविधा में देखकर साधु ने कहा, यदि आपको दया न आती और खुदाई में आप मेरी मदद न करते, बाहर चले जाते, तो यह शत्रु आपको मार देता। अतः क्यारियाँ तैयार करने का समय सबसे सही समय था। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं था जिसकी बात आपने सुनी। दौड़कर आने वाले घायल व्यक्ति की मरहम पट्टी करने का समय सही था, नहीं तो वह मर जाता। वह घायल व्यक्ति महत्व का था, क्योंकि उसी से आपको अपने शत्रु के विषय में पता चला। तो जब साधु ने राजा से कहा कि आपको अपने सवालों के जवाब मिल ही गए होंगे, तो राजा बहुत ही दुविधा में पड़ गया। तब साधु ने उन्हें समझाया कि यदि आपको मुझ पर दया न आती और खुदाई में आप मेरी मदद न करते, यहाँ से लौट जाते, तो रास्ते में यह शत्रु आपको मार देता। अतः क्यारियाँ तैयार करने का समय ही सबसे सही समय था। उस समय सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं था, क्योंकि मेरी बात आपने सुनी।
दौड़कर आए घायल व्यक्ति की मरहम पट्टी करने का समय सही था। यदि आप ऐसा ना करते तो वह मर जाता, और वही घायल व्यक्ति ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसी व्यक्ति से आपको अपने शत्रु के विषय में पता चला था। आपके द्वारा की गई मरहम पट्टी सबसे ज़रूरी कार्य था। यदि आप ऐसा ना करते तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती थी। अतः सबसे सही समय वही होता है जब हमारे पास किसी तरह की शक्ति होती है। सबसे महत्व का आदमी वह होता है जिसके साथ हम होते हैं, और सबसे ज़रूरी काम अपने सामने संकट में पड़े व्यक्ति की सहायता करना होता है। मनुष्य को जीवन परोपकार करने के लिए ही मिला है। इतना कहकर साधु चुप हो गए। राजा को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे। वह संतुष्ट होकर महल की ओर चल दिया। तो राजा का पहला प्रश्न था कि किसी भी कार्य को करने का सही समय कौन सा है। सही समय वही होता है जब हमारे पास किसी तरह की शक्ति होती है, अर्थात जो हमारे सामने कोई कार्य आता है उसे उसी वक्त अपनी पूरी सामर्थ्य से कर लेने का समय ही सही समय होता है। राजा का दूसरा प्रश्न था कि किसकी बात सुननी चाहिए अथवा परामर्श के लिए उचित व्यक्ति कौन है। उसके दूसरे सवाल का उत्तर है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही होता है जिसके साथ हम होते हैं, अर्थात उस समय जो व्यक्ति हमारे सामने है हमें उसी व्यक्ति का परामर्श मान लेना चाहिए, उसी व्यक्ति की बात सुननी चाहिए। राजा का तीसरा प्रश्न था, सबसे ज़रूरी कार्य कौन सा है। तो सबसे ज़रूरी काम अपने सामने संकट में पड़े व्यक्ति की सहायता करना होता है। मनुष्य को यह जीवन ईश्वर ने परोपकार करने के लिए ही दिया है। इस तरह राजा अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर पाकर संतुष्ट हो गया और महल चला गया। बच्चों, महान रूसी साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय की यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि वर्तमान के महत्व को कभी भूलना नहीं चाहिए। वर्तमान समय ही सबसे महत्वपूर्ण समय है। भविष्य की चिंता में यदि वर्तमान बिगड़ गया तो हम हाथ मलते ही रह जाएंगे। यदि हम भविष्य के बारे में ही सोचते रहें और वर्तमान समय में हमारे सामने आए कार्यों को हम ना करें तो हमारा भविष्य भी बिगड़ जाएगा और वर्तमान भी बिगड़ जाएगा। प्रस्तुत कार्य को मनोयोग से करना अथवा समय का सदुपयोग करना ही बेहतर भविष्य की नींव होती है और प्रगति का मूल मंत्र भी है। तो हमारे बेहतर भविष्य के लिए हमें हमारे सामने जो कार्य उपस्थित है, प्रस्तुत है, उसी को पूरे मन से करना चाहिए। हमारे समय का सदुपयोग करना चाहिए, उसी से हमारे बेहतर भविष्य की नींव तैयार होती है। तो बच्चों, ये था आपका पार्ट 1 कविता और पार्ट 2 3 सवाल कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको आसानी से समझ में आई होगी। अब कुछ रिवीजन क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न। अच्छा, आपको प्रश्न पत्र में इस तरह से MCQs में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न 1, हमें हमारी मातृभूमि से क्या मिला है। ऑप्शंस हैं अ धन, ब हीरे, स दुलार और द नफरत। तो कविता के आधार पर बताइए, हमें अपनी मातृभूमि से क्या मिला है। हमें अपनी मातृभूमि से दुलार मिला है। प्रश्न 2, साधु झोपड़ी के सामने क्या कर रहे थे। साधु झोपड़ी के सामने जमीन खोद रहे थे। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हैं मिताली राज प्रतिभा पाटिल, ब मदर टेरेसा बचेंद्री पाल, स महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस और द लता मंगेशकर कल्पना चावला। तो बच्चों, हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस।
लियो टॉल्स्टॉय ने गरीबों की सेवा करने का निश्चय कब लिया? 1890 में। शहीद शब्द का सही अर्थ बताइए। शहीद शब्द का सही अर्थ है देश के लिए कुर्बानी देने वाला। व्यापारी शब्द का सही वर्ण विच्छेद है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उनमें से आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो व्यापारी वर्ण का सही वर्ण विच्छेद है व प्लस य प्लस आ प्लस प प्लस आ प्लस र प्लस ई। रीति शब्द का उचित विलोम शब्द है कुरीति। राज शब्द का सही पर्यायवाची है शासन, ब हुकूमत, स कपट, द अ और ब दोनों। तो बच्चों राज शब्द के सही पर्यायवाची शासन और हुकूमत दोनों हैं, इसलिए आपका सही उत्तर होगा अ और ब दोनों। अगले क्वेश्चन में आपको एक विराम चिन्ह दिया गया है, इस विराम चिन्ह का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस हैं पूर्ण विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह और लाघव चिन्ह। तो इसका सही उत्तर है लाघव चिन्ह। और आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए उचित विराम चिन्ह बताइए। एक वाक्य आपको दिया गया है और उस वाक्य में कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है। उन रेखांकित शब्दों में कौन सा चिन्ह लगना चाहिए, विराम चिन्ह लगना चाहिए, यह आपको बताना है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? दूर दूर में के बीच में योजक चिन्ह लगेगा, इसलिए यह ऑप्शन सही है। तो बच्चों ये थे आपके कुछ रिवीजन क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।